Hello kids, welcome back to your English grammar class. तो लास्ट क्लास में we studied about sentences, clauses and phrases, types of sentences, subject, predicate and everything regarding sentences. So इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे हम types of sentences में proceed करेंगे. That was simple, complex and compound. बाकी जो types of sentences on the basis of purpose था वो हो गया था. This is formation. So now we will proceed with such topics. पर जैसे हर एक टॉपिक को स्टडी करने के लिए there are some precursors. Precursors means अगर मुझे सपोज प्रोनाउन पढ़ना है तो उसके लिए मुझे नाउन आना ज़रूरी है ना. अगर मुझे यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है तो हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि प्रोनाउन क्या होता है. उसी तरीके से बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी नीड टू इन डिटेल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. तो सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस तीनों का डिफरेंट मीनिंग आपको बताया था मैंने. इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब. और ज़रूरी नहीं है कि वो एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनाए. बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है. दोनों ही सिचुएशंस होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द क्लॉजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. दैट इज नाउन क्लॉज, the second is adjective clause, and the third is adverb clause. So noun clause, adjective clause and adverb clause तीनों ही बेसिस में, अगर तीनों ही क्लॉजेज में आपको अगर ये समझना है ऑन द फर्स्ट हैंड कि क्लॉजेज के जो टाइप्स हैं इनका मतलब क्या है, तो इनके फर्स्ट नेम पे जाइए. नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ को, जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उस हर एक चीज़ का नाम एक नाउन है. तो नाउन क्लॉज, जब भी कोई क्लॉज एक नाउन की तरह एक्ट करे, दैट विल टर्न इनटू अ नाउन क्लॉज. एक्ट्स एज अ नाउन, क्लॉज दैट एक्ट्स, वर्ड नहीं, क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन. इसका क्या मतलब है? कौन सी चीज़ कैसे क्लॉज नाउन की तरह एक्ट कर सकता है? भाई नाउन तो एक वर्ड होता है, हमने तो यही पढ़ा था आज तक. पर नहीं, मैंने क्या बोला? कोई भी चीज़ का नाम एक नाउन है. किसी भी चीज़, इंसान, जानवर, मॉन्यूमेंट, वट एवर यू कैन इमेजिन ऑफ अ नेम, इट और ही और शी हैज़ टू हैव अ नेम. सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इज द नाउन. सो यहाँ पे हमें यही देखना होता है, जो क्लॉज बन रहा है क्या वो किसी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है. एग्जाम्पल से समझिए, आप बेटर समझ पाएंगे. सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल. ही नोज दैट शी इज इल. बस इतना देखिए. ही नोज एक क्लॉज है. ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा वर्ब. ये अपने आप में क्लॉज है. मुझे एक और क्लॉज दिख रहा है यहाँ पे. ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है. अब जरा देखिए, मैंने आपको बोला कि कोई चीज नाउन की तरह एक्ट करनी चाहिए. ही नोज, वो जानता है तो कोई चीज जानता होगा, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानता होगा. तो जब बारे में आएगा तब का तब देखेंगे. अभी क्या जानता है? तो जो भी वो चीज जानता है वो एक पर्टिकुलर थिंग की तरह एक्ट कर रही है ना. तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो चीज हो गया वो एक नाउन की तरह एक्ट करती है. वो क्या जानता है? वो ये जानता है. तो ये यहाँ पे नाउन क्लॉज हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंग की तरह एक्ट कर रहा है. इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. सो दिस हियर विल बी टर्न्ड एज अ नाउन क्लॉज. सिंपली नाउन क्लॉज से मेरे कहने का क्या मतलब था? जब भी कोई क्लॉज एक नाउन की तरह एक्ट करे वो एक नाउन क्लॉज होगा. तो यहाँ पे भी देखिए, शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, क्लॉज तो है, लेकिन दिस incomplete when taken is acting as a noun and hence is a noun clause. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नाउन क्लॉज. एक और एग्जांपल लेते हैं. श्याम told me about Radha's marriage.
अब देखिए यहाँ पे आते हैं, श्याम सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब। आगे बढ़ते हैं, ये एक नाउन एक क्लॉज हो गया। आगे देखते हैं कहीं और क्लॉज है। मी तो प्रोनाउन है, अबाउट नहीं है, राधा अगेन एक सब्जेक्ट है। मैरिज, क्या यहाँ पे मैरिज एक नाउन है या फिर एक वर्ब है? श्याम टोल्ड मी अबाउट राधाज मैरिज, यहाँ पे जो है मैरिज एक नाउन की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो ये तो वर्ब नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या ये क्लॉज है? राम टोल्ड मी अबाउट राधाज मैरिज, मैंने बोला कि ये नाउन की तरह एक्ट करना चाहिए, ये पूरा का पूरा एक नाउन की तरह तो एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये एक क्लॉज बना रहा है? क्लॉज के होने का कंडीशन क्या होता है कि इट हैज़ अ सब्जेक्ट प्लस अ वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है पर वर्ब तो नहीं है, तो फिर क्या ये क्लॉज बना रहा है? नहीं। दैट मीन्स ये एक क्लॉज तो है पर नाउन क्लॉज नहीं बना रहा है। सो दिस इज हाउ वी चेक कि कोई चीज़, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्लॉज है या नहीं है, वो किस तरह से एक्ट कर रही है। नाउन की तरह एक्ट कर रही है, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएगा? जिस तरीके से नाउन क्लॉज वो था, वो क्लॉजेस थे जो कि एक नाउन की तरह एक्ट कर रहे थे, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव तो सिंपली वही होता है, जब भी कोई चीज़ किसी नाउन की स्पेशलिटी बताए या नाउन की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। इट एड्स द क्वालिटी इन एनी वे, क्वालिटी, क्वांटिटी या एनी फीचर ऑफ द नाउन, दैट इज एडजेक्टिव। तो जब भी कोई क्लॉज यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और एंड वर्ब जो कि एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सके वो है, तो उसे हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, God helps those who helps, ये इसमें क्या था? Acts as a adjective clause, adjective, sorry। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, God helps those who help themselves। अब मैंने आपको बताया था कि क्लॉज होना चाहिए, पहले क्लॉज चेक कर लेते हैं। गॉड सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब, ये तो क्लॉज है। आगे कहीं आ रहा है क्या? हु सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, यानी कि क्लॉज तो है। ये जो है भाई, यहाँ तक तो कोई क्लॉज हम यहाँ नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज इन द इनिशियल एंड दिस हियर इज नॉट एक्टिंग एज ईदर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ना नाउन ना एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान मदद करता है किसकी? उसकी स्पेशलिटी क्या है जिसकी वो मदद करते हैं? किसी पर्टिकुलर चीज़ की मदद करते हैं ना भगवान। वॉट इज दैट स्पेशलिटी ऑफ दैट थिंग? तो लोगों की मदद करते हैं ये तो हमें पता था, तो यहाँ पे अगर ये लिखा होता गॉड हेल्प्स दोज पीपल या समथिंग, तो पीपल वहाँ पे हम नाउन कहते, पर यहाँ पे उसकी स्पेशलिटी आ गई, एडजेक्टिव। इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पीपल जिसकी मदद भगवान करते हैं, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम किया ये। सो नाउ दिस क्लॉज विल टर्म टू बी अ एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, स्पेशलिटी बता रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव क्लॉज। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, लाइक दे नेवर फॉरगेट हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। They never forget who die in a great cause। अगेन आप इमीडिएटली बता देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया एग्जाम्पल। दे नेवर फॉरगेट, तो ये हो गया आपका पहला क्लॉज। किसको आप नहीं भूलते? इंसान, किस तरीके के इंसान को? उस इंसान की विशेषता क्या है? Who die in a great cause, जो कोई बड़ा काम करके मरते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं, तो जो एक बड़ा काम करते हैं वो उनकी विशेषता हो गई। सो दिस हियर विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज। मूविंग ऑन टू द एडवर्ब क्लॉज। ये इतना समझ में आया आपको? इसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज क्या हो जाएगा? जब किसी सेंटेंस में आया हुआ क्लॉज किसी एडवर्ब की तरह रोल प्ले करे तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। अब एडवर्ब क्या होता है?
हमने तो इतना जाना था कि एडवर्ब का सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में एडवर्ब का मतलब होता है जब भी कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी वर्ब की मीनिंग में ऐड करे, किसी वर्ड की विशेषता बताए या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। सो एडवर्ब क्लॉज क्या हो जाएगा? ऐसा ही कोई क्लॉज जो इस तरीके का काम कर रहा होगा उसको हम एडवर्ब क्लॉज कह देंगे। तो एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का एक बहुत ही पिक्यूलियर तरीका होता है, दोज एक्ट्स एज एडवर्ब। इसमें देयर आर सम few fixed syntaxes, कुछ फिक्स सिंटेक्सेस हैं जो अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रहा है और आपको क्लॉज आइडेंटिफाई करना है तो वो दिखते ही आप समझ जाइए कि वहाँ पे एक एडवर्ब क्लॉज होगा। वो फिक्स सिंटेक्सेस क्या हैं अगर हम देखें तो आप ही की बुक से है ये सारा कंटेंट। वेयर, वेयरएवर कॉम्बिनेशन में ये यूज होता है प्लेस के लिए। देन वी टॉक अबाउट बिकॉज, सिंस, एज, तो ये हो जाता है रीजन के लिए। इफ, अनलेस, कंडीशन के लिए। व्हेन, व्हेनेवर, टिल, एज सून एज, ये सब हो जाता है टाइम के लिए। ये था आपका प्लेस, रीजन, कंडीशन, टाइम। इफेक्ट के लिए यूज होता है सो दैट, किसी चीज का रिजल्ट या इफेक्ट दिखाने के लिए, सो दैट, सच दैट। एंड लास्ट कंपैरिजन शो करने के लिए, किसी चीज को जब कंपैरिजन किया जाए तो एज विथ एज, कहते हैं ना एज फास्ट एज अ हेयर या एज स्लो एज अ टॉर्टोइस, तो एज, सो एज, दैन, इट्स नॉट ई एंड इट्स दैन, बी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये कुछ ऐसे सिंटेक्सेस हैं जो अगर आपको कहीं दिखते हैं तो यू ऑटोमेटिकली हैव टू कंसिडर दैट ये जो सेंटेंस है दिस विल डेफिनेटली कंटेन अ adverb clause. Now let's look at the example. The example says, if I help one, I shall have to help all. If I help one, I shall have to help all. अब यहाँ पर देखिए, if तो सिचुएशन हो गई, I help one, एक क्लॉज हुआ, आगे कहीं क्लॉज दिख रहा है क्या? I shall have to help, हाँ, I सब्जेक्ट हो गया, shall एक वर्ब है, हेल्प अगेन एक वर्ब है पर इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं ना किसी चीज़ का, सिचुएशन। अगर मैंने एक की मदद की तो मुझे सबकी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मदद करने की। मदद करना क्या है? वर्ब। एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना ये। अगर मैंने एक की मदद की, मुझे सबकी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू मॉडिफाई अ एक्शन। अगर ये एक्शन किया तो ऐसा होगा। इट इज टेलिंग द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। तो जब एक्शन की बात हो, एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या होगा? एडवर्ब। हेंस हैव टू हेल्प, आई शैल हैव टू हेल्प ऑल इज अ एडवर्ब क्लॉज। Let's take another example of an adverb clause. On his return home, Sanjay found the house robbed. On his return home, let's make it a little simple. Sanjay found the house robbed. अब इस सेंटेंस में देखिए, ऑन हिज रिटर्न होम, हिज रिटर्न एक क्लॉज है, आगे देखते हैं कई क्लॉज है क्या। संजय सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब। अब आगे देखते हैं कि कौन सा इसमें पार्ट जो है इसमें हमें ये बताएगा कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है या नहीं। संजय फाउंड हिज हाउस रॉब्ड। संजय ने देखा कि उसका हाउस रॉब्ड हो गया है। संजय ने ये कब देखा? जब वो घर लौटा। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? ऑन हिज रिटर्न होम। जब संजय घर आया
तो उसने देखा कि घर में चोरी हो गई है। तो बेसिकली इस सेंटेंस का ये हिस्सा हमें बता रहा है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कब पता चला? टाइम बता रहा है, ऑन हिज रिटर्न होम, जब वो घर आया तब पता चला। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक? सो बाय नाउ वी नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या हैं। लेट्स प्रोसीड। नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक। या ये आपको समझ में आ गया तो अब ये समझना आसान होगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो क्लॉजेस होते हैं ये ऐसे अपने कॉम्पोजिशन के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं। अगर ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और अगर ये किसी की ज़रूरत के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज देन। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। जब किसी सेंटेंस में एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज आए जिसको अपने आप की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव अ रेड पेन, ये सेंटेंस कैसे बना होगा? दो सेंटेंस को अगर हम मिलाते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, इट इज रेड। ये दो सेंटेंसेस हैं, इसको मैंने मिलाया, एक सेंटेंस बना। क्या ये सेंटेंस कहीं से भी लग रहा है कि किसी पर डिपेंड करेगा? ये अपने आप में मुझे पूरा मतलब दे रहा है। मेरे पास एक रेड पेन है, आई हैव अ रेड पेन, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया बिकॉज इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस क्लॉज को किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे सपोज मेरे पास दो सिंपल इंडिपेंडेंट वो थे, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग मुंबई, I will leave tomorrow. I shall leave tomorrow. अब मैं एक सेंटेंस लिखूं इससे। Tomorrow I shall go to Mumbai. ये सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलके बना है। जो सेंटेंस बना इसको यूज कर मैंने सिंपली कंबाइन किया है, दोनों का इंफॉर्मेशन इसमें आ गया। क्या इसमें इस सेंटेंस को किसी की भी ज़रूरत है, किसी XYZ सेंटेंस की ज़रूरत है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए? मैंने बोला टुमारो आई शैल गो टू मुंबई, कल मैं मुंबई जाऊंगी। सिंपली एक सिंपल सेंटेंस बना ना। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस क्लॉज को अपने आप की मीनिंग स्टेट करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बस इतना बोलूँ कि शैल गो टू मुंबई, तब इनकम्प्लीट होगा। या फिर मैं यहाँ तक बोलूँ टुमारो आई शैल, तब इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कंप्लीट है अपने आप में। क्लॉज कहाँ है? आई शैल एक क्लॉज है। इस वाले में क्लॉज कहाँ था? आई हैव, अपने आप में कंप्लीट है। तो सारे वो सेंटेंसेस जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने हो या कितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बने हो, लेकिन जब वो कंप्लीट फॉर्म में हो तो वो अपने आप में कंप्लीट हो, उन्हें किसी भी सेकंड या थर्ड क्लॉज की ज़रूरत ना हो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उन सेंटेंसेस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। सॉरी, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि इंडिपेंडेंस खुद में ही होते हैं वो, तो मैंने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को यूज़ करके मिलाकर दिखाया है ना आपको। अब इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस तो लिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने इन दोनों को ही किसी कनेक्टर या किसी कंजंक्शन को यूज़ करके नहीं जोड़ा। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में,
इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं कंजंक्शन को यूज करके जोड़ूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग मुंबई probably tomorrow. Probably I will leave tomorrow. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक तो एक कॉमा यूज कर लिया, दूसरा एक कनेक्टर यूज कर लिया। उसी केस में ये सेंटेंस अब सिंपल ना होके हो जाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जब हम किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फॉर एन एग्जाम्पल एक कनेक्टर, एक कंजंक्शन को यूज करके जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। शी इज ऑनेस्ट, शी इज ब्यूटिफुल। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में, दोनों कंप्लीट हैं। शी इज ऑनेस्ट एक सेंटेंस हो गया, दूसरा मैंने बोला शी इज ब्यूटिफुल। इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, शी इज ऑनेस्ट एज वेल एज ब्यूटिफुल। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मैंने सेंटेंसेस को जोड़ा तो जरूर, लेकिन एक कनेक्टर यूज किया ना। एग्जैक्टली यही होता है कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब। जब किसी सेंटेंस को हम एक कनेक्टर यूज करके जोड़ें, किसी सेंटेंस यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन को यूज करके जोड़ा जाए तो वो हो जाता है एक कंपाउंड सेंटेंस। ये कंजंक्शन क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज, कैन, बिकॉज, बट, and, as soon as, who, etc. depending on the situation। ये सारे के सारे वर्ड्स जब कनेक्शन के लिए यूज हो और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ें तो वही सेंटेंसेस हो जाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। एंड देन एट द लास्ट वी हैव दीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दैट इज अब तक हमने आपको क्या बताया कि दोनों ही केसेस में जो क्लॉजेस आ रहे थे इंडिपेंडेंट थे। एक में सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज था, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, इट वाज स्टैंडिंग अलोन एंड इट मेड अ सिंपल सेंटेंस। दूसरे में मैंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जिसमें द वर्ड्स दैट आई यूज्ड टू join the two independent clauses were not a part of the sentences, they were taken from outside, they were taken as a conjunction, तो वो हो गए तो कंपाउंड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं है चीज़ें। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही होता है बिकॉज सेंटेंस को कंप्लीट करना है, लेकिन इसके साथ इसको कंप्लीट करने के लिए सबऑर्डिनेट्स या फिर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि किसी एक डिपेंडेंट क्लॉज को या सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट, एक, दो, तीन, इट कैन बी मोर, को जोड़ने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। उन सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू, everyone knows well that everyone knows well full stop he is the head boy of the school। जब मैंने बोला कि everyone knows well, एक सेंटेंस है मेरे पास, everyone knows well, everyone knows well, क्या ये अपने आप में कंप्लीट लग रहा है? everyone knows well क्या क्या जानते हैं सब लोग, क्या पता किसी को नहीं पता। तो ये जो है मेरे नज़र में इस वक्त ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है ही इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। ये तो अपने आप में कंप्लीट है भाई, ही इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, वो स्कूल का हेड बॉय है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे इन दो, लेकिन ये तो कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको इसके सहारे की ज़रूरत है। तो जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ जुड़ के
इस डिपेंडेंट क्लॉज से बनने वाले सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर अब ये क्या हो जाएगा फाइनली, everyone knows well that he is the head boy of the school। अब इस सेंटेंस को कोई इनकम्प्लीट कह लेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट है। दो क्लॉजेस से मिला है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था। अब देखते हैं, मैंने आपको अभी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बताए थे, अगर आपको याद हो, नाउन, एडजेक्टिव एंड क्लॉज। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्लॉज है? मैंने आपको बोला था कि ये समझने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो टेल मी, कौन सा क्लॉज है यहाँ पे? एवरीवन नोज वेल दैट, यहाँ तक तो ठीक है। एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, नोज मेरा वर्ब हो गया, एक क्लॉज तो है। आगे भी मुझे दिख रहा है भाई ही इज एक क्लॉज है, कुछ तो होना चाहिए। अब डिराइव करते हैं कि ये क्या हो सकता है। एवरीवन नोज वेल दैट, सबको क्या पता है? जो भी पता होगा वो एक चीज़ होगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी? एक नाउन। तो यहाँ पर जो नाउन वाली चीज़ है, अगर उसका नाम अगर हमें मिल जाए तो हमें पता होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स इतना जो सेक्शन है, ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यहाँ पे एक नाउन हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ। आई सॉ अ बेगर यस्टरडे, द बेगर, आई सॉ अ बेगर यस्टरडे, द बेगर वॉज ब्लाइंड। इसी को मिटाती हूँ। मैंने बोला आपसे, एक सेंटेंस है मेरे पास, आई सॉ अ बेगर यस्टरडे। ये तो अपने आप में कंप्लीट लग रहा है मुझे, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। दूसरा मैंने बोला वॉज ब्लाइंड, नहीं, वॉज ब्लाइंड नहीं, ही वॉज ब्लाइंड, या द बेगर वॉज ब्लाइंड। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है पूरी तरीके से। दूसरा जो मैंने लिया वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द बेगर वॉज ब्लाइंड, इसमें किसी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्लॉज भी है। इन दोनों सेंटेंसेस को जरा जोड़ते हैं। आई सॉ अ बेगर yesterday who was blind। अब इस सेंटेंस में जरा आइए, आई सॉ एक क्लॉज है, who was एक क्लॉज है। हम मानते हैं कि मेरे सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं डेफिनेटली। एक सेंटेंस का एक तो हो जाएगा बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लॉज और दूसरा किसी ना किसी तरह टाइप का क्लॉज होगा। लेट्स प्रोसीड। आई सॉ अ बेगर यस्टरडे, मैंने एक बेगर को देखा कल, कंप्लीट है अपने आप में। उस बेगर की विशेषता क्या थी? कुछ ना कुछ उस बेगर के बारे में बताया जा रहा है ना। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर विशेषता बताया जा रहा है तो विशेषता या किसी की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है हु वॉज ब्लाइंड, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ किए हैं। ठीक है, मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ किए, मैंने माना। इस सेंटेंस को देखिए, क्यों मैं इस सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह रही हूँ। आई सॉ अ बेगर यस्टरडे, यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा क्लॉज है हु वॉज ब्लाइंड, यहाँ पे हु मेरा एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, वॉज एक वर्ब है। वॉज, हु वॉज ब्लाइंड, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? अगर इस क्लॉज को मैं अलग रख दूँ तो क्या ये अकेले स्टेबल होगा? कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या आ रहा था? जो भी दो चीज़ें, ये तो सिंपल है, कंपाउंड में जो दो अलग अलग क्लॉजेस थे वो अपने आप में कंप्लीट थे। ये अलग में तो कंप्लीट है, यहाँ पे क्या ये कंप्लीट है? अकेले स्टैंड हो पाएगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एज सिंपल एज दैट। जब भी, अब मुझे यहाँ पर देख के लग रहा था कि यार ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जोड़ा, डेफिनेटली ये कंपाउंड होगा, लेकिन मैंने जब इन्हें जोड़ा तो
तो मैंने तो नॉर्मल कंजंक्शन जैसे वर्ड्स नहीं यूज, कंजंक्शन जैसे वर्ड नहीं यूज किए, यहाँ पे मैंने इनको जोड़ा तो ये ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट हो गया। और अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ रहा है तो मतलब रिजल्टिंग सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। यही अगर एज इट इज एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्म में जुड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बेगर यस्टरडे बट द बेगर वॉज ब्लाइंड, या बट ही वॉज ब्लाइंड एंड ही वॉज ब्लाइंड, उस केस में क्या होता, आई सॉ अ बेगर, अरे यार आई सॉ अ बेगर यस्टरडे, वहां तक तो ठीक था। अब यहाँ पे जो चीज़ इंडिपेंडेंट हो गई, सॉरी डिपेंडेंट हो गई, वो यहाँ पे कैसी थी, अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, आई सॉ अ बेगर यस्टरडे एंड द बेगर हटाओ, रेपिटेशन नहीं चाहिए, ही वॉज ब्लाइंड। अब इस केस में देखो, आई सॉ अ बेगर यस्टरडे कंप्लीट है अपने आप में, ही वॉज ब्लाइंड कंप्लीट है अपने आप में। मैंने क्या किया, बीच में एक कंजंक्शन यूज किया, उस कंजंक्शन के होने से दोनों जुड़ तो गए, अलग कर देंगे फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये हो गया कंपाउंड। सेम सेंटेंस में अब मैंने लिया, अब मैंने बोला आई सॉ अ बेगर यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, तो हु वाज ब्लाइंड कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है नहीं, तो वो हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप अभी तक आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस समझ में आ गए हो। मैं एक जनरल एग्जांपल लेती हूँ 2 सेंटेंसेस का और उस सेंटेंस को कन्वर्ट करती हूँ तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से शुरू करते हैं। एक ले लिया, आई एट पास्ता yesterday, एक सेंटेंस, the pasta was very spicy, ये हो गया दूसरा। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं। आई एट, एक क्लॉज हो गया, अरे द पास्ता वॉज वेरी स्पाइसी, ये हो गया दूसरा। नाउ लेट्स सी, इससे हम पहले एक पहला सेंटेंस बनाएंगे जो कि सिंपल होगा। मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। मैं लिखूंगी आई एट स्पाइसी पास्ता यस्टरडे। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो आउटकम है दैट इज ऑफ a sentence which has just one clause and it is independent। ठीक है, ये सिंपल हो गया। इसी से मैं अब दूसरा बनाती हूँ, दैट इज कंपाउंड। मैंने बोला आई एट पास्ता yesterday but it was too spicy। यहां पे मैंने क्या किया, एक कॉमा और एक कनेक्टर यानी कि एक कंजंक्शन यूज कर लिया। सेंटेंस अभी भी वही है, मैंने कल पास्ता खाया लेकिन वो बहुत तीखा था। इस केस में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये इट वॉज टू स्पाइसी, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये, दोनों जुड़ रहे हैं लेकिन जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड टाइप पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स। आई एट पास्ता, नहीं ऐसे नहीं स्टार्ट करते, इसको स्टार्ट करते हैं यस्टरडे आई एट पास्ता yesterday I ate pasta which was spicy। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, yesterday I ate pasta, यहां तक तो मुझे कंप्लीट दिख रही है। इतना हो गया मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है। yesterday I ate pasta, हाँ मैंने कल पास्ता खाया, ठीक है। इसके आगे एक क्लॉज, क्लॉज क्यों है, विच वॉज सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज हो गया ये। अब देखते हैं
किस तरीके का क्लॉज है ये? मैंने जो पास्ता खाया उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है। ऑब्वियस है ये एक अलग टॉपिक हो गया कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ? क्या विच वॉज स्पाइसी अपने आप में कंप्लीट है? मुझे देखने में ये एक सबऑर्डिनेट या फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। विच वॉज स्पाइसी, क्या विच वॉज स्पाइसी? मुझे तो नहीं पता, ये अपने आप में तो कंप्लीट नहीं लग रहा है। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कर रहा है। सेंटेंस यही था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से ही जुड़ के बन रहे हैं, इन्हीं जुड़ के बन रहे हैं इन द सेंस दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जिनको अलग अलग तरीके से जोड़ा गया तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बने। इस केस में ये हो जाएगा एक, मैं दिखाती हूँ आपको अलग मार्कर से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें एक सिंगल क्लॉज आया और वो अपने आप में पूरा कंप्लीट था, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। उसी सेंटेंस को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के फॉर्म में मैंने एक कंजंक्शन यूज करके जोड़ा, वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस। उसी सेंटेंस के क्लॉजेस को अब मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा ताकि वो डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट हो जाए, उसका मतलब समझ में आए, तो वही सेंटेंस अब हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दिस इज व्हाट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए हो। क्लास 7th 6th के बच्चों के लिए ये नई टॉपिक है। 7th 8th के बच्चों के ग्रामर बुक में आगे ये टॉपिक्स हैं, इसको स्टडी करके प्लीज़ एक्सरसाइजेस फिल करिए एंड इन नेक्स्ट क्लास वी शैल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। ऑल्सो वीडियो में कई, मुझे जितना याद आ रहा है, कई जगह मैंने वर्ड्स लिखे कुछ हैं, बोल कुछ दिए, जैसे यहाँ पे मैं पास्ता मैंने कहीं मिस कर दिया था, तो उन चीज़ों को थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। यू माइट फाइंड इट ईजी टू फिगर कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सो टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।